हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यदि आप भी माखनलाल यूनिवर्सिटी से डीसीए या पीजीडीसीए का कोर्स कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। डीसीए पीजीडीसीए सेकेंड सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट है इंटरनेट एंड ई कॉमर्स, उसको हम कवर करेंगे। तो डीसीए में फर्स्ट यूनिट में डीसीए या पीजीडीसीए इंटरनेट और ई कॉमर्स या इंटरनेट एंड वेब पेज डिज़ाइनिंग यदि आपका सब्जेक्ट है तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। यहाँ हम कवर करेंगे मारुति प्रकाशन, जो कि जिसमें मारुति प्रकाशन की जो 20 है उसके सारे क्वेश्चंस को हम थ्योरी वाइज कवर करेंगे। अगर प्रैक्टिकल आता है तो प्रैक्टिकल भी हम इसमें सॉल्व करके देखेंगे। तो फर्स्ट यूनिट का पहला क्वेश्चन पूछा गया है, इंटरनेट और इंट्रानेट के बीच 10 अंतर लिखिए। यह क्वेश्चन आता है लगभग 16 नंबर में। तो देखते हैं, उत्तर दिया गया है इंटरनेट और इंट्रानेट के बीच प्रमुख अंतरों को समझा जा सकता है जैसा नीचे दिया गया है। तो फर्स्ट दिया है डेफिनेशन, इंटरनेट की डेफिनेशन दी गई है, इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट TCP/IP का एक उपयोग करके दुनिया भर में जुड़े कई कंप्यूटरों का एक नेटवर्क है। तो इंटरनेट क्या है? नेटवर्कों का नेटवर्क है। प्रोटोकॉल क्या होता है? नियमों का समूह प्रोटोकॉल कहलाता है। आगे इसकी भी थ्योरी क्वेश्चंस दिया गया है। तो इंटरनेट क्या है? ये दुनिया भर में जुड़ा हुआ कंप्यूटरों का नेटवर्क है। वहीं इंट्रानेट देखेंगे, एक इंट्रानेट कंप्यूटरों का एक निजी नेटवर्क होता है, यानी कि ये सार्वजनिक है, और इंट्रानेट निजी नेटवर्क है जो लोगों को एक निश्चित समूह के लिए डिज़ाइन किया गया है और विशेष फर्म या संगठन के स्वामित्व में है। इसमें कई स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क शामिल हो सकते हैं और विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क में लीज्ड लाइनों का भी उपयोग कर सकते हैं। यूज़र की बात करें, जैसा कि ऊपर कहा गया है, इंटरनेट विश्व स्तर पर जुड़ा नेटवर्क है। यहाँ पर यूज़र की संख्या इंट्रानेट की तुलना में बहुत अधिक होती है। और इंट्रानेट में क्या होता है? ये सीमित सीमा के कारण इंट्रानेट पर उपयोगकर्ताओं की संख्या सीमित है, यानी कि इसमें कम यूज़र होते हैं। इंटरनेट की तुलना में इंट्रानेट के बहुत कम यूज़र होते हैं। तो यूज़र इंटरनेट में ज़्यादा होते हैं, इंट्रानेट में कम होते हैं। एक्सेसिबिलिटी कोई भी इसे एक्सेस और उपयोग कर सकता है, यानी इंटरनेट को कोई भी उपयोग कर सकता है। और इंट्रानेट केवल कुछ लोगों को इंटरनेट का उपयोग करने के लिए अधिकृत किया गया है, क्योंकि यह एक कंपनी का एक आंतरिक नेटवर्क है, इसलिए लॉग इन करने वाले कर्मचारी द्वारा ही एक्सेस किया जा सकता है। टाइप ऑफ नेटवर्क की बात करें, इंटरनेट एक प्रकार का सार्वजनिक नेटवर्क है और इंट्रानेट निजी नेटवर्क है जो मुख्य रूप से किसी संगठन के संचालन के लिए स्थापित किया जाता है। सिक्योरिटी की बात करते हैं, इंटरनेट एक सार्वजनिक नेटवर्क है, यह काफ़ी कम सुरक्षित नेटवर्क है। साइबर अपराधी आमतौर पर इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले लोगों को अपना निशाना बनाते हैं। और इंट्रानेट की बात करें, इंटरनेट की सीमित पहुंच के कारण इंटरनेट में साइबर खतरों की ऐसी कोई संभावना नहीं है या बहुत कम संभावना है, जो इसे इंटरनेट की तुलना में अधिक सुरक्षित बनाता है। तो सुरक्षित कौन है? इंट्रानेट। और सार्वजनिक है इंटरनेट, निजी नेटवर्क है इंट्रानेट। यूज़र ज़्यादा किस में है? इंटरनेट में है, इंटरनेट में कम यूज़र है। अगला पॉइंट देखते हैं, इंफॉर्मेशन इन डेटा। इंटरनेट की बात करते हैं तो व्यापक श्रेणी के कारण सूचना और डेटा की उपलब्धता असीमित है। लोग इंटरनेट और अपने ज्ञान का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र हैं। यही कारण है कि इंटरनेट पर विभिन्न क्षेत्रों में अधिक से अधिक डेटा नियमित रूप से जोड़ा जा रहा है। और इंटरनेट में बात करते हैं तो इंटरनेट समूह विशिष्ट जानकारी तक सीमित है। इसका मतलब है कि इंटरनेट की जानकारी और डेटा किसी विशिष्ट कंपनी के रिकॉर्ड, संचालन, सूची आदि तक सीमित है। इस मामले में केवल व्यवस्थापक ये विशेषाधिकार वाले कुछ लोगों को ही जानकारी जोड़ने या संशोधित करने की अनुमति होती है, जबकि इंटरनेट में इसका अपोजिट है। अगला पॉइंट देखते हैं, ट्रैफिक। उपयोगकर्ताओं की अधिक संख्या और एक सार्वजनिक नेटवर्क के कारण कुल विजिटर का ट्रैफिक बहुत अधिक होता है। यह लगभग अनकंफर्टेबल है।
और इंटरनेट में सीमित उपयोगकर्ता हैं और इसलिए विजिटर का ट्रैफिक सीमित है, इंटरनेट की तुलना में कम है। इंटरनेट के मामले में ट्रैफिक गणनीय है, मतलब इसमें लिमिटेड है और इसमें ज़्यादा है। कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं तो इंटरनेट में कई इंटरनेट शामिल हो सकते हैं। इंटरनेट का मतलब ये वाला इंटरनेट, इसमें एक से अधिक आ सकता है। और जबकि इंटरनेट के एक सबसेट की तरह है। इंटरनेट का उपयोग कुछ प्रतिबंधों और सुरक्षा प्रथाओं के साथ केवल इंटरनेट का उपयोग करके ही किया जा सकता है। मतलब इंटरनेट बिना इंटरनेट की सहायता के नहीं चलेगा। और इंटरनेट में कई प्रकार का 1, 2, 3, 10 कई सारे इंटरनेट इसमें आ सकते हैं, क्योंकि ये सार्वजनिक नेटवर्क है और बिना इंटरनेट की सहायता से इंटरनेट नहीं चल सकता। डेटा ट्रांसफ़र की बात करते हैं। इंटरनेट असीमित डेटा स्थानांतरण कर सकता है और इंट्रानेट केवल सीमित डेटा ही ट्रांसफ़र कर सकता है। इसको चित्र में समझते हैं तो ये कई सारे कंप्यूटर लेन हो सकते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क वेन हो सकते हैं, मेन हो सकते हैं। कई सारे नेटवर्कों को इंटरनेट आपस में कनेक्ट करता है, तो ये सार्वजनिक होता है, यानी कि ये एक्स्ट्रानेट है। और इंटरनेट केवल सीमित ही डेटा ट्रांसफ़र करता है, यानी किसी बैंक का नेटवर्क या किसी विश्वविद्यालय का या विद्यालय का नेटवर्क ही इंट्रानेट होता है, जो सीमित होता है। ये फर्स्ट क्वेश्चन दिया था। सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सर्विसेज क्या होती है? न्यू ऐड हुआ है, इंफॉर्मेशनल रिट्रीवल सर्विसेज क्या है? जानेंगे क्या होती है। यह है इंटरनेट पर संग्रहित जानकारी मतलब डेटा तक पहुंच प्राप्त करने की प्रक्रिया है। क्या होता है IRS? इंटरनेट पर संग्रहित जानकारी तक पहुंच प्राप्त करने की प्रक्रिया को इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सर्विस कहते हैं। यानी कि किसी ने वो जानकारी अपलोड की है, किसी भी टॉपिक के बारे में कुछ लोगों ने समझाया है या प्रोजेक्ट अपलोड किया है, वीडियो अपलोड की है, तो उस जानकारी तक हम कैसे पहुंचते हैं और पहुंचने में जो प्रोसेस रहती है वही कहलाती है इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सर्विस। इसीलिए कहा गया है यह इंटरनेट पर संग्रहित जानकारी तक पहुंच प्राप्त करने की प्रक्रिया है। नेट सर्फिंग या ब्राउजिंग इंटरनेट से जानकारी खोजने और प्राप्त करने की प्रक्रिया है। यानी कि किसी भी जानकारी तक हम कैसे पहुंचेंगे, या तो सर्च इंजन के माध्यम से पहुंचेंगे, गूगल के माध्यम से, बिंग, डकडकगो या फिर क्रोम ब्राउज़र के माध्यम से हम उस जानकारी तक पहुंचेंगे, तो वही चीज़ कहलाती है इंफॉर्मेशनल रिट्रीवल सर्विस। जब हमारा कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ा होता है तब हम डेटा प्राप्त करना शुरू कर सकते हैं। डेटा प्राप्त करने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है जिसे वेब ब्राउज़र कहा जाता है। लोकप्रिय और व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले सूचना पुनर्प्राप्ति क्रियान्वयन में से गूगल को आप जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से। गूगल, बिंग, डकडकगो ये सर्च इंजन है। वे उपयोगकर्ता से एक से अधिक क्वेरी प्राप्त करते हैं और क्वेरी के अनुसार प्रासंगिक दस्तावेज लौटाते हैं। यानी जैसा हम उस पर सर्च करते हैं वैसा ही रिजल्ट, यानी कि जैसा हम सर्च करते हैं वैसा ही रिजल्ट हमें लौटाते हैं। एक प्रिंट या कंप्यूटर आधारित सूचना पुनर्प्राप्ति प्रणाली फाइल, डेटाबेस या डेटा के अन्य संग्रह में डेटा की खोज करती है और उसका पता लगाती है। सूचना पुनर्प्राप्ति की कुछ साइड इस प्रकार है। तो शॉर्ट रूप में हम इसे समझेंगे। इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सर्विसेज क्या है? जैसे कि मान लो आपको माखनलाल यूनिवर्सिटी के रिजल्ट के बारे में पता करना है, तो यदि आपके दिमाग में क्वेश्चन आया और आपको रिजल्ट पता करना है, तो पता करने की जो प्रोसेस होगी, यानी कि आप गूगल पे जाओगे, गूगल क्रोम पर जाओगे, सर्च बार में आप लिखोगे माखनलाल यूनिवर्सिटी रिजल्ट, फिर जब आप सर्च करोगे तो आपको वेबसाइट दिखाई देगी, उस पर आप क्लिक करोगे तो आपको आपकी जानकारी प्राप्त होगी। वही चीज़ है इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सर्विसेज, यानी कि इंटरनेट पर स्टोर जानकारी तक पहुंच प्राप्त करने की प्रक्रिया है। यहाँ पर इन्होंने दिए कुछ वेबसाइट दी हैं, जैसे W3 स्कूल्स ऑनलाइन वेब ट्यूटोरियल्स। ये एक ऑनलाइन कोडिंग सीखने की एक प्रीमियर शैक्षिक वेबसाइट है। तो इसके अलावा हज़ारों वेबसाइटें आपको नेट पर मिल जाएंगी।
जिसमें HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, PHP, SQL आदि जैसे वेब विकास विषयों से संबंधित ट्यूटोरियल उपलब्ध है। सेकंड दिए इन्होंने एग्जाम्पल के तौर पर www.gks.org। यह लाखों लेखों लाइव ऑनलाइन कक्षा पाठ्यक्रम, लगातार कोडिंग प्रतियोगिताओं, उद्योगों, विशेषज्ञ वेबिनार, इंटर्नशिप, नौकरी की संभावनाओं आदि के साथ मुफ्त ट्यूटोरियल इसमें उपलब्ध है। और है www.crayon.com। इसमें छात्रों, अभिभावक और शिक्षकों के लिए सलाह शामिल है कि कैसे अधिक रचनात्मक बने। अगर आप कोई टीचर हैं या स्टूडेंट है और आपको क्रिएटिविटी अपने अंदर लानी है तो www.crayola.com इस वेबसाइट को आपको विजिट करना है। इसमें आपको कई सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो चलिए इनमें से एक वेबसाइट को हम देखते हैं, www.crayola। इसको हम टाइप करेंगे चलिए हम चेक करते हैं वेबसाइट को। उसके लिए नेट कनेक्ट होना चाहिए। यहाँ पर हमने ये वेबसाइट डाली, इसको सर्च करेंगे तो सर्च करने पर आपको रिजल्ट दिखाई देगा। यहाँ पर आप इजीली एक्सप्लोर कर सकते हैं आपको किस चीज़ के बारे में जानकारी यहाँ से चाहिए। मेकर्स हो या फिर टॉयज के बारे में, तो ये प्रोजेक्ट आइडिया एक्टिविटीज़ यहाँ पर मिल जाएंगी। तो ये यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे ये वेबसाइट दी थी। तो आप सभी क्रोम पर जाकर इन वेबसाइटों को चेक कर सकते हैं। फोर्थ दिया है जागरणजोश.com। जागरणजोश.com जागरण प्रकाशन लिमिटेड का हिस्सा है। विभिन्न परीक्षाओं के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाले छात्रों के लिए वन स्टॉप संसाधन मंच है। यानी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी जो लोग कर रहे हैं वो इस वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सर्विसेज क्या है। तो ये एक हमारी जो आवश्यकता है, ज़रूरतों को ही कंप्यूटर की भाषा में नाम दे दिया गया है इंफॉर्मेशनल रिट्रीवल सर्विसेज। तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। इंटरनेट एंड ई कॉमर्स में 3rd नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, ईमेल के प्रोटोकॉल क्या हैं। ईमेल के प्रोटोकॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे जाते हैं। ईमेल प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल एक सॉफ्टवेयर है जो ऐसे नियमों का समूह है जिसका प्रयोग डेटा को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। प्रोटोकॉल कई प्रकार के होते हैं जो आवश्यकता अनुसार प्रयोग किए जाते हैं। ईमेल एक ऐसी सुविधा है जिसका प्रयोग कंप्यूटर पर मेल करने के लिए किया जाता है। तो मेल आप सभी जानते हैं। ईमेल में प्रयोग किए जाने वाले प्रोटोकॉल को ईमेल प्रोटोकॉल कहते हैं। मुख्य रूप से प्रयोग किए जाने वाले प्रोटोकॉल निम्नलिखित हैं। पहला है SMTP। SMTP का फुल फॉर्म आपको याद रखना है। SMTP का पूरा नाम सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। सिस्टम में ईमेल सुविधा को क्रियान्वित करने के लिए प्रयोग किए जाने वाला यह मुख्य प्रोटोकॉल है। इस प्रोटोकॉल की सहायता से ही मेल एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक पहुंच पाती है। यानी कि आपका मेल यदि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जा रहा है तो वो SMTP की वजह से ही जा रहा है। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक मेल पहुंचाने का विवरण इस प्रोटोकॉल की सहायता से पूरा किया जा सकता है। यह प्रोटोकॉल TCP/IP प्रोटोकॉल का एक सदस्य है। TCP/IP ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल का एक सदस्य है। SMTP ईमेल में ASCII कैरेक्टर सेट का प्रयोग करता है। ASCII का पूरा नाम है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज का प्रयोग करता है। ईमेल का दूसरा प्रोटोकॉल है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। इसको POP भी बोलते हैं, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल को संक्षिप्त में POP भी कहते हैं। POP का उपयोग मुख्य रूप से मेल सर्वर के माध्यम से ईमेल मैसेज को मेल बॉक्स में संग्रहित करने के लिए किया जाता है। इसके पश्चात इन ईमेल मैसेज को मेल बॉक्स से प्राप्त करने के लिए किया जाता है। POP के मुख्य रूप से प्रयोग किए जाने वाले 3 वर्जन हैं, POP 1, POP 2, POP 3।
तो ये क्या काम करता है? रिमोट मेल बॉक्स में लॉगिन करने के लिए, लॉग आउट करने के लिए, मेल बॉक्स से मैसेज को डिलीट करने के लिए और मैसेज पढ़ने के लिए। यानी आप मैसेज पढ़ रहे हो, लॉगिन कर रहे हो, लॉग आउट कर रहे हो, मैसेज डिलीट कर रहे हो, तो वो प्रोसेस POP पूरा करता है। अगला प्रोटोकॉल है X400। X400 प्रोटोकॉल का प्रयोग ईमेल कनेक्टिविटी के लिए किया जाता है। इसका निर्माण मुख्य रूप से बाइनरी फाइल ट्रांसफर जैसी समस्याओं का समाधान करने के लिए किया गया था। इस प्रोटोकॉल का कार्य असमान कंप्यूटर प्रणाली के मध्य संदेश प्रसारण के लिए प्रत्येक कंप्यूटर की इलेक्ट्रॉनिक मेल प्रणाली के मध्य गेटवे की आवश्यकता को पूरा करना है। यानी कि बाइनरी फाइल ट्रांसफर करने के लिए X400 प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो इनकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, ऊपर से किसका क्या काम है। जैसे कि SMTP का क्या काम है, इसके ही माध्यम से हम एक मेल को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में भेज सकते हैं। POP के द्वारा हम लॉगिन, लॉग आउट, मैसेज डिलीट और रीड करने के लिए करते हैं। X400 बाइनरी फाइल ट्रांसफर जैसी समस्याओं के समाधान के लिए इसका यूज करते हैं। अगला है MIME मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। फुल फॉर्म याद रखना है, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। इसे संक्षिप्त रूप में MIME कहते हैं। MIME एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो असमान अक्षर समूह वाली भाषाओं में टेक्स्ट को इंटरचेंज करता है। साथ ही कई विभिन्न कंप्यूटर प्रणालियों के मध्य मल्टीमीडिया ईमेल को भी स्थानांतरित करता है। SMTP के माध्यम से केवल टेक्स्ट फाइल ही भेजी जाती है, जबकि MIME प्रोटोकॉल के द्वारा फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट, फोटो, साउंड फाइल, वीडियो आदि को भेजा जा सकता है। यानी कि ईमेल के द्वारा यदि आप जो भी फोटो, ऑडियो, वीडियो भेजते हैं वो काम MIME करता है। पांचवा प्रोटोकॉल है WCP। WCP का पूरा नाम है यूनिक्स टू यूनिक्स कॉपी। मुख्य रूप से यह प्रोटोकॉल यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए प्रयोग में किया जाता है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में यह प्रोटोकॉल एक होस्ट से दूसरे होस्ट पर फाइलों को ट्रांसफ़र करता है। यूनिक्स नेटवर्क में ईमेल तथा यूजनेट ग्रुप के लिए कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल प्रदान करता है। WCP पैकेज को पूरा करने के लिए यूटिलिटीज़ को प्रदान करता है। दो होस्ट के बीच में फाइल ट्रांसफ़र करता है। ईमेल तथा यूजनेट ग्रुप के लिए कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल उपलब्ध कराता है और कम्युनिकेशन डिवाइस को कंट्रोल करता है। WCP पैकेज को मैनेज करने के लिए यूटिलिटी सेट को उपलब्ध कराता है। सामान्यतः UCP सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा सेट किया जाता है, जो निम्न बिंदुओं से मिलकर बना होता है। अपने सिस्टम को बताइए कि किस प्रकार का मॉडेम तुम्हें अपने कंप्यूटर पर चाहिए या कहाँ स्थित है। ये मॉडेम कैसे बातें करते हैं उसके बारे में वर्णन कीजिए। दूसरे सिस्टम की लिस्ट दीजिए जो तुम कनेक्ट करना चाहते हो, इनके साथ फ़ोन नंबर, पासवर्ड भी हों। तो ये सब जानकारी ये प्रोटोकॉल WCP बताता है। 6 वाला पॉइंट है IMAP4। इसका पूरा नाम है इंटरैक्टिव मेल एक्सेस प्रोटोकॉल। यह RFC 1064 में परिभाषित की जाती है। यह प्रोडक्ट उन यूज़र की सहायता करने के लिए डिज़ाइन किया गया है जिन्हें विभिन्न प्रकार के कंप्यूटरों को प्रयोग करने की ज़रूरत होती है, जैसे कभी लैपटॉप, कंप्यूटर। सामान्यतः यह प्रोटोकॉल काफ़ी उपयोगी होता है। इसे किसी भी मशीन में एक्सेस किया जा सकता है। इस प्रोटोकॉल में यूज़र की मशीन को मेल सर्वर में एक्सेस करने की आवश्यकता होती है। IMP में रिमोट मेल सर्वर स्पेसिफाइड मेल को फेच करने के लिए अवेलेबिलिटी होती है। तो ये 6 पॉइंट हमें याद करना है ईमेल के प्रोटोकॉल के बारे में।